अगर कोई व्यक्ति और किसी भी काम को करने के लिए अगर जिद अपने अंदर पाल लिया, वह बाबू काम जितना समय में नहीं होना चाहिए उस समय से उस काम को आप पहले करके दिखा दोगे। आपको बाएं हाथ का खेल है उसको संतुलित करने में। जय हिंद। इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है संतुलित कैसे किया जाता है, और यह टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझाने के लिए एक ऐसा मेथड का प्रयोग करने जा रहे हैं जिस मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। और इस मेथड को पढ़ने के बाद आप बाबू जीवन में कभी भी संतुलित करना भूल ही नहीं पाओगे। यानी इस मेथड के द्वारा कितना भी बड़ा बाबू संतुलित करने के लिए समीकरण आ जाए, आप उस समीकरण को बहुत इजी तरीके से संतुलित कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार संतुलित कैसे किया जाता है। बाबू सबसे पहले जो यह लाइन है, यानी जो एरो का साइन है, इस एरो के साइन वाले के जो लेफ्ट वाला भाग है, यानी जो जितना यह भाग है, इस वाले हम भाग को हमेशा बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इस पार्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी जो ये एरो है इसके जो बाईं ओर लिखा जाता है उससे बोलते हैं अभिकारक। इधर जो है उसको बोलते हैं उत्पाद। बाबू यह तो दो टॉपिक समझ गए। इस वाले को बोलते हैं अभिकारक और इस वाले को बोलते हैं उत्पाद। लेकिन अब इससे पहले यह देखेंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। अगर एक भी पॉइंट अगर मिस्टेक कर दिए बाबू पूरा ये मेथड चौपट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीका से इस पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले जो बोले हैं ये समझ गए। अब दूसरा स्टेप में यह समझेंगे, यह जो पूरा का पूरा जो बहुत संतुलित करने के लिए जो समीकरण दिया गया है बाबू, यह समीकरण में कुल कितने तत्व, अलग अलग प्रकार के कुल कितने तत्व से मिलकर यह बाबू समीकरण बना है। तो बाबू यह ध्यान दो, यह जो समीकरण है एक कॉपर, एक इसमें है सल्फर और एक का है ऑक्सीजन। यानी कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन है, तीन तत्व। अब ऑक्सीजन के बाद बहुत दिखेगा बाबू का है एक सोडियम और एक का है हाइड्रोजन। यानी टोटल मिला के 5 तत्वों से यह पूरा का पूरा समीकरण बना है। पहले का स्टेप में यह देखें, देखो ये कितना तत्व से, यानी अलग अलग प्रकार के कितना तत्व से यह समीकरण मिलकर बना है। तो पहले का जो तत्व है इसमें बाबू, पहले का तत्व है कॉपर, दूसरा का तत्व है सल्फर और तीसरा का तत्व है ऑक्सीजन और चौथा तत्व है सोडियम और पांचवा तत्व है हाइड्रोजन। यानी इन्हीं पांचों तत्वों से यह पूरा का पूरा समीकरण बना है। बाबू मात्र आपको 5 वेरिएबल, यानी कुछ ऐसे वेरिएबल को ध्यान रखना है जो आपको बाबू संतुलित करने में सबसे हेल्पफुल रखने का कार्य करेगा। यानी यह जो मेथड है कोफिशिएंट है, हीट एंड ट्रायल नहीं बता रहे हैं। पहले ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को सॉल्व किया जाए तब उसके बाद किया जाता है। यह मेथड से बाबू कितना भी बड़ा संतुलित करने के लिए आ जाए उसको आप संतुलित कर सकते हो। यानी पहले का स्टेप में देखें यह कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो वो कुल 5 तत्वों से मिलकर बना है। बस इसको लिखने के बाद दूसरा का स्टेप में यह देखेंगे, दूसरा का स्टेप में यह देखेंगे बाबू, यह जो अपने आप में जो कंपाउंड है, यानी जो पूरा ये मिला है इसको बोलते हैं कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। यह जो यौगिक है
यह जो यौगिक है, यानी इस पूरे यौगिक के लिए हम मान लिए ए, और इस पूरे यौगिक के लिए हम मान लिए बी, और इस पूरे कंपाउंड के लिए मान लिए हम सी, और इस पूरे कंपाउंड के लिए मान लिए डी। अगर ये चारों ए बी सी डी का मान का पता चल गया तब बाबू संतुलित हो गया। यानी जैसे एबीसीडी के मान के पता चल गया तो संतुलित हो गया। यानी कैसे वो मान निकलेगा आप समझो बाबू, आप समझेगा। यानी इधर जितना अगर संतुलित में होता है, अगर बायां पक्ष में जितना तत्व है उतना तत्व दायां पक्ष में होना चाहिए। यानी कॉपर की संख्या जितना इधर है, यानी बाएं की ओर, यानी अभिकारक की ओर जितना कॉपर होगा उतना ही बाबू उत्पाद की ओर कॉपर की संख्या होना चाहिए, तब बाबू संतुलित हो गया। अगर एक राजा इधर बैठा है तो एक राजा इधर बैठना चाहिए, तब ही दोनों राजा आपस में इक्वल होंगे। यानी इक्वल का मतलब है बराबर होंगे। तो बाबू देखिएगा, अब हमें यह देखना है, हमें सबसे पहले देखो, यानी जो यह ए माने हैं, यह ए जो है इस कॉपर के लिए भी है, इस सल्फर के लिए भी है, यानी इस ऑक्सीजन के लिए भी है, यानी चारों के लिए क्या है ए है। या बी जो है चारों के लिए है, और सी जो है ये जितना भी है इन सब के लिए है, और डी जो है यह जितना यौगिक है इन सब के लिए है। अब ये चारों का मान बाबू यही तो है, निकालना सीख गए तो पूरा कंफर्म हो गया। तो पहले क्या है, अब देखो कॉपर, देखो यानी यहाँ कॉपर देखोगे तो कॉपर की संख्या कितना है, यानी कॉपर की संख्या कितना है एक है, यानी कॉपर की संख्या एक है। तो एक में और ए में गुणा करोगे तो बाबू कगो ए आएगा, तो एगो ए आएगा। कगो ए आएगा एगो, यानी कॉपर यहाँ एक है तो एक कगो होगा एगो होगा। अब बात तो बीच में क्या है प्लस है, लेकिन इधर अगर कॉपर होता तब हम प्लस है, आज जो अगर कॉपर या 2 होता 3 होता, और 3 कॉपर होता तो 3 भी लिखते, 2 कॉपर होता तो 2 भी लिखते, अगर एक कॉपर होता तो केवल बी लिखते। तो इधर कुछ भी कॉपर ना है, यानी कॉपर केवल यह दिया है और कॉपर एक दिया है, इसलिए 1 में ए में गुणा हुआ तो ए आया। फिर इसके बाद इधर ना है, प्लस के बाद ना है, अब आ गया साइन एरो का। तो बाबू हम साइन दे दिए एरो का, क्या दे दिए एरो का, क्यों बताता है संतुलित समीकरण के लिए। अब इधर देखेंगे बाबू, इधर भी देखेंगे एक कॉपर जो है अभी कितना है एक है, यानी होल ट्वाइस जो है यह ऑक्सीजन के लिए है और हाइड्रोजन के लिए है, इस कॉपर के लिए नहीं है। तो यहाँ भी कॉपर कहाँ है, तो बाबू यहाँ कॉपर जो है एक है, और एक में और सी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा सी आएगा। क्या आएगा सी, क्योंकि जितना भी होता, क्योंकि यहाँ कॉपर के लिए ए है तो ए लिखे हैं, और यहाँ कॉपर के लिए सी है तो हम क्या लिखे हैं सी लिखे हैं, तो सी लिख दिए। फिर देखेंगे प्लस के बाद कहीं भी कॉपर ना है, यानी सी यू ना है, जब सी यू ना है तो छोड़ देंगे, ना है तो छोड़ देंगे, यानी कॉपर का कहानी खत्म। अब कॉपर के बाद जो कहानी स्टार्ट होने वाला है बाबू किसका, सल्फर का। अब सल्फर को देखेंगे, यानी इस कंपाउंड में जो सल्फर देखेंगे तो बाबू सल्फर भी एक है, यानी ऑक्सीजन 4 है लेकिन सल्फर कितना है एक है। जब एक है तो एक में ए में गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, एक में ए में गुणा करेंगे तो ए आएगा। और इधर देखेंगे यानी बीच में क्या है प्लस है, लेकिन प्लस के बाद कहीं भी सल्फर ना है। अगर इधर सल्फर होता तब ये प्लस हम लिखते बी, यानी जो को सल्फर होता तो वो लिखते हैं बी, लेकिन प्लस के बाद कोई भी सल्फर ना है तो छोड़ देंगे। अब फिर जो संतुलित समीकरण का जो तीर का जो चिन्ह है वो लिख दिए। फिर इसके बाद अब इधर देखेंगे सल्फर, यानी एस इधर भी खोजेंगे, एस खोजेंगे इधर, तो एस बहुत दिखेगा, जो 2 है तो सोडियम के लिए 2 है, और ओ जो है ऑक्सीजन के लिए बहु का है 4 है, सल्फर का है 1 है, और एक में
डी में गुणा करेंगे तो कौगो डी होगा 1d होगा, कौगो डी होगा 1d होगा। माने इसका भी कहानी क्या हो गया, खत्म। यानी कॉपर का कहानी निपटा दिए और इधर सल्फर का भी कहानी क्या कर दिए, निपटा दिए। फिर अगला स्टेप में समझेंगे अपारी ऑक्सीजन का है। आखिर इस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या कितना है। बाबू इस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या 4 है और 4 में ए में गुणा करेंगे तो आएगा 4a। यानी ए की जो संख्या है 4 है, यानी 4 का है ए है और बीच में का है प्लस। प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी का है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 1 है और 1 में बी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बी। और इसके बाद बाबू आएगा संतुलित का चिन्ह, संतुलित का चिन्ह लिख दिए। और इसके बाद अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन और इधर देखेंगे यानी उत्पाद में जो ऑक्सीजन देखेंगे तो बाबू यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2 है। यानी होल ट्वाइस का मतलब होता है ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी क्या है 2 है। तो ऑक्सीजन को गो है 2 गो, तो 2 में सी में गुणा करेंगे तो कितना सी आएगा 2c और बीच में क्या है प्लस। प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर भी क्या है ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 4 है। और इस पूरे यौगिक के लिए क्या माने हैं वेरिएबल डी माने हैं, तो 4 में डी में गुणा होगा तो बाबू कितना डी होगा तो 4d होगा। कितना डी होगा 4d होगा। यानी बाबू 3 को निपटारा कर लिए, अब निपटारा क्या करना है एने यानी 2 का निपटारा करना है। पहली बार समझने में टाइम तो लगेगा, फिर इसके बाद टाइम बाबू हल्का सा भी जब समझ जाओगे इस मेथड को तो टाइम हल्का भी आपको बाबू इस संतुलित करने में लगने का चांस ही नहीं होता है। बस इस मेथड को समझने के बाद बाबू कैसे भी संतुलित करने के लिए आ जाए, आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल है, आपके लिए वो भारी नहीं है क्योंकि इस मेथड को सीखे हो। लेकिन हिट एंड ट्रायल के मेथड से आप वो चीज़ को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद देखिएगा जैसे ये हो गया, अब सोडियम देखो, सोडियम देखोगे तो सोडियम कितना है 1 है और सोडियम के लिए कितना क्या मान है बी, तो बी। अब इधर बात देखो संतुलित का चिन्ह संतुलित लिख दिए। अब इधर देखिए सोडियम है, सोडियम कितना है 2, तो 2 में डी में गुणा होगा तो कितना डी होगा 2d होगा। अब इसके बाद रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस कंपाउंड में नहीं है, इस कंपाउंड में है 1 और एक हाइड्रोजन के लिए क्या माने हैं बी माने हैं, क्या माने हैं बी माने हैं और बी मान लिए। फिर इसके बाद क्या है संतुलित का चिन्ह है। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 में सी में गुणा करेंगे 2c। अब बताओ सारा का क्या हो गया काम खत्म हो गया, यानी काम का हो गया तमाम। अब यहाँ तक स्टेप टू स्टेप समझिएगा। पहले का स्टेप में क्या किए हैं सारा का वेरिएबल दिए हैं, यानी इस यौगिक के लिए यह वेरिएबल और इस यौगिक के लिए यह वेरिएबल और इस यौगिक के लिए यह वेरिएबल और इस यौगिक के लिए यह वेरिएबल देने के बाद तब बाबू आपको बताएं यह पूरे के पूरे समीकरण में कुल कितने तत्व है, यानी यह समीकरण है कुल कितने तत्वों से मिल करवाना है। तो जैसे इसको देखने के बाद पूरे इस तत्व जो तत्व मिला है बस एक तत्व को एक ही बार रिपीट करना है और रिपीट कर दिए लिख दिए। अब फिर देखो कौन सा तत्व कितना बार आया है और लिख दिए। और लिखने के बाद बाबू हमें केवल ज्ञात करना है ए बी सी और क्या ज्ञात करना है डी। और ए बी सी डी का मान निकल गया तो बाबू आप इस पूरे कंसेप्ट को बाबू सीख गए। जैसे एबीसीडी का मान निकलेगा यह मान इसमें पुट कर ए के स्थान पर बी के स्थान पर सी के स्थान पर और डी के स्थान पर जो मान आएगा वो रख दो, आंसर हो गया। लेकिन वहां एक सस्पेंशन का केस होता है, यानी फ्रैक्शन में नहीं बनना चाहिए, यानी बट्टा में नहीं आना चाहिए। यानी एबीसीडी का मान अगर बाटा में आ गया तो उसका भी लिए एक उपाय है, बस एलसीएम ले लो बस बन जाएगा, वो भी बताएंगे बाबू। देखिएगा अब जैसे हो गया, अब लिखने के बाद अगला स्टेप में यह देखेंगे इसमें से कौन सी संख्या
सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, यानी ए सबसे ज़्यादा बार आया है या बी आया है या सी आया है या डी आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उस संख्या को हमेशा मान लो क्या एक है, या एक भी मानो, दो भी मानो, तीन भी मानो, कुछ भी मानो, लेकिन आएगा आंसर सेम आएगा। लेकिन एक मानने से यह होता है कैलकुलेशन करने में आराम मिलता है। तो बाबू सबसे पहला हम यह समझेंगे बाबू सबसे ज्यादा कौन आया है। ये देखो 1 2 3 यानी 3 बार ए आया है, और सी देखो 1 2 3, सी भी कितना आया है 3 बार, और बी देखोगे तो बी केवल कितना बार आया है 2 बार, और डी भी का आया है 3 बार। किसी का मान लो, जब 3 3 आए किसी का मान लो 1। बाबू हम मान लेते हैं सी का मान 1। जैसे माना लिख दे रहे हैं, माना सी बराबर 1। जैसे 1 मानेंगे सी का, तो बाबू जैसे हम सी का मान माने 1 तो एगो निकल गया सी के स्थान पर 1। आप बताइएगा जैसे सी को माने 1 है, तो बात ये जहां सी है वो हम क्या रखेंगे, जैसे यहाँ सी के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो ए का भी मान कितना निकल गया 1, यानी सी का भी मान 1 और ए का भी मान कौची 1 आ गया, यानी ए और सी निकल गया। अब हमें निकालना है बी और कौची डी निकालना है, यानी जैसे सी को माने तो बाबू निकल गया, सी को जैसे 1 माने तो निकल गया ए, यानी सी को 1 माने तो 1 जैसे रखें तो मान निकल गया कौची ए का भी मान कितना हो गया 1 हो गया। आज जैसे 1 हुआ, अब निकालना पड़ेगा क्या डी और बाबू बी निकालना है। अब बताइएगा हमारे ए का मान कितना आया है, 1 आया है, ए का मान 1, तो ए जो है तो वो ए के स्थान पर जैसे 1 रखेंगे तो डी बराबर कितना हो गया 1, यानी डी का भी मान कितना हो गया 1, डी का भी मान कितना निकल गया 1 निकल गया। अब फिर अगला स्टेप में यह समझेंगे, जैसे वो मान 1 निकला तो अब निकालना पड़ेगा हमारा मान b। अब देखो इसमें b कहाँ है, b इसमें देखो b कहाँ है बाबू, b यहाँ पे ही है, b और कहाँ है यहाँ पर है, तो b हमें निकालना है। तो बताइएगा b यानी b जो दिया है असंतुलित का चिन्ह का दिया है 2d, तो d का मान कितना है 1। जैसे यहाँ b बराबर 2d दिया है तो b बराबर 2 और d का मान कितना है 1 पुट करेंगे तो b का भी मान कितना आ गया 2, यानी b का भी मान कितना आ गया 2। आज जहां जहां ये रखे हैं वहां ये मान को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, सभी के सभी मान को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पहले का पुटिंग ये करेंगे बाबू, सी देखो ए के स्थान पर 1 आया है 1 लिख दो, अब आया है बी के स्थान पर क्या है 2, यानी यहाँ 2 लिख दो, बी को बिट करो और बी के स्थान पर क्या लिख दो 2 लिख दो। अब बाबू क्या बोले, अब सी है, सी के स्थान पर क्या है 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत ना है। अब बाबू क्या बच गया डी के स्थान पर भी लिखिए या ना लिखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको मिलाओ, अब आते इधर कॉपर इस लाइन में केवल एगो है तो एगो होना चाहिए उधर भी, तो कॉपर इधर भी क्या है एगो है, संतुलित हो गया। कॉपर के बाद क्या लिखे है सल्फर, और सल्फर देखो इधर एगो है उधर भी क्या होना चाहिए एगो होना चाहिए, ये भी क्या हो गया संतुलित है। फिर अगला स्टेप में यह देखेंगे ऑक्सीजन देखो इधर 4 गो, इधर 4 गो यह हो गया, 2 में एगो ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 2 गो इधर, 4 तो कितना हुआ 6, तो 6 गो उधर ऑक्सीजन होना चाहिए, 4 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ है 6 गो, ये भी क्या हो गया संतुलित है। सोडियम देखो सोडियम इधर 2 गो है और इधर भी क्या है 2 लगा तो 2 गो है, ये भी संतुलित है। अब हाइड्रोजन एगो है, मैंने हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन बाबू इसमें देखोगे एगो है, यानी हाइड्रोजन इसमें एगो नहीं है 2 गो है, 2 में 1 में गुणा हुआ क्या हुआ 2, इधर भी हाइड्रोजन का है 2 गो, बाबू का हो गया संतुलित हो गया। अब इसी में इजी तरीका से बाबू एक बात इसका यही मेथड है, कभी भी फ्रैक्शन में मान नहीं बनना चाहिए, यानी बट्टा में आ गया एलसीएम लो, जितना एलसीएम आया उसके आगे रख दो। देखो बता रहे हैं इजी तरीका से यह है बाबू समझिएगा, जैसे हम H2
प्लस O2 लिखेंगे तो क्या बनेगा H2O। क्या बनेगा H2O। और इस पूरे बाबू क्या करेंगे, ये देखिए ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन से बना है और एक कहाँ से बना है, ऑक्सीजन से बना है। अब देखो इस पूरे के लिए क्या मान लिए ए, इस पूरे के लिए क्या मान लिए बी, और इसको क्या मान लिए सी। अगर ये निकल गया तब बाबू क्या हो गया, एनफ हो गया। अब बताइएगा हाइड्रोजन, देखिएगा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन देखोगे कितना है, हाइड्रोजन के लिए को है, 2 है तो 2a, क्या है 2a। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन को है 2 है तो क्या हो गया 2c, क्या हो गया 2c। अब इधर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए इसमें क्या इधर है 2 में बी में करेंगे क्या होगा 2b। इधर देखो ऑक्सीजन का है एगो है तो क्या होगा सी। तो मैं ए बी सी का अगर मान निकल गया तब वो क्या हो गया, बन गया। लेकिन यह देखिएगा इनमें से सबसे ज्यादा बार क्या है, इनमें से सबसे ज्यादा बार आया है सी। तो मान लो माना सी का मान बहु क्या हो गया 1। जैसे 1 रखोगे यहाँ 1 रखोगे यहाँ 1 रखोगे तब पहले क्या है 2a बराबर मान लो क्या है 2c। तो 1 रखोगे तो 2a बराबर 2 गुना 1 है तो 2a बराबर 2, 2a बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और 2 से 2 कट गया तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया। a का मान कितना आ गया 1 आ गया। यानी c का भी मान 1, a का भी मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालना हमें क्या है, a भी निकल गया c भी निकल गया और निकालना हमें है b। तो b कहाँ इधर है, तो b इधर है, तो बाबू b इधर है तो b निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्या है 2b बराबर c है, 2b बराबर क्या है c है, और c का मान कितना है माने हो 1। तो c के स्थान में कहाँ पुट कर दोगे 1, तो 2b बराबर 1, आई गुणा में तो कहाँ जाएगा भागा में, तो 1 बटा क्या हो गया 2। यह बताइएगा यह फ्रैक्शन में बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। जब फ्रैक्शन में बन गया तो बाबू जहाँ जहाँ मान है वहाँ पुट कर दो। जैसे यहाँ पुट करेंगे बाबू a के लिए क्या आया है 1, या 1 रखो 1 रख दिए। b के लिए क्या आया है, b के लिए आया है 1/2 आया है, 1/2। या 1 आया है तो 1 रख दिए, इसके लिए 1/2 आया है, और c के लिए भी क्या आया है 1, क्या आया है 1। जैसे ही आया क्योंकि बाटा में आ गया तो वो बाटा में कभी संतुलित नहीं होता है। तो एल्सियम ले लो, एल्सियम तीनों को लो, 1 2 और कची 1 जो लिखे हो उसका लो। तो एल्सियम में 1 2 1 क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। और 2 में जब 2 में देखो 2 में 1 में गुणा करोगे तो 2H2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा क्या होगा O2। आइए अभी क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 रख ना 2 रखोगे तो क्या होगा 2H2 का होगा O। अब मिलाओ संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। मिलाओ हाइड्रोजन 4 को है, इधर हाइड्रोजन 4 को है बराबर, इधर ऑक्सीजन 2 को है, इधर ऑक्सीजन को है 2 को है, क्या हो गया बराबर। यह मेथड सबसे ज्यादा इजी है, और इस मेथड को समझने के बाद आप किसी भी प्रकार के कोई भी समीकरण को आप इजी तरीका से संतुलित कर सकते हो। आप इस समीकरण को संतुलित करो, जैसे बोल रहे हैं बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस है। यह जब मिलेगा, जब ये मिलेगा तो BaSO4 यह मिलेगा तो फिर क्या बनेगा Al क्या बनेगा Cl3। आपको इसको बाबू संतुलित करना है, और इसी मेथड से आपको संतुलित करना है, क्योंकि इस मेथड को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मेथड। और इस मेथड बाबू अगर आपको आ गया बाबू, किसी भी प्रकार के संतुलित समीकरण आ गया, आप उसको बहुत इजी तरीका से संतुलित कर सकते हो। और बाबू आपको जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने का प्रयत्न कीजिएगा। और बाबू इस वीडियो को एक बार ना है 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको आखिरकार यह समझ में कंसेप्ट आएगा क्यों नहीं। अगर कोई व्यक्ति और किसी भी काम को करने के लिए अगर जिद
अपने अंदर पाल लिया वो बाबू काम जितना समय में नहीं होना चाहिए, उस समय से उस काम को आप पहले करके दिखा दोगे। और आप जिस तरीका से पढ़ रहे हो बाबू, उस तरीका को और डेवलप करने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में का पाता हिट एंड ट्रायल कभी कभी बाबू लागू नहीं होते हैं। हायर कोएफिशिएंट मेथड बाबू हर एक जगह कैसा भी संतुलित करने के लिए आज ये समीकरण है। आपको बाएं हाथ का खेल है उसको संतुलित करने में, इसलिए जिस मेथड को जिस तरीका से इसको पढ़ाया गया है उसी तरीका से बाबू इस कंसेप्ट को अपने मस्तिष्क के अंदर और दिमाग के अंदर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और एक बार इस तरीका को सीख गए बाबू, 11th 12th या कहीं भी जाओ और कोई भी बड़ा से बड़ा संतुलित करने का अगर रिएक्शन मिल गया बाबू, वो रिएक्शन आपके लिए बाएं हाथ यानी चुटकियों का खेल रहेगा। अगर कंसेप्ट को अच्छे तरीका से सीखोगे तब ना तो बाबू जैसे पहले थे वैसा ही आज भी रहोगे और हमेशा रहने का प्रयत्न करोगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।